हो गया स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे से रहे होंगे। और आपने जो पहले मैंने वीडियो पढ़ाया है, जो लेक्चर पढ़ाया है फंडामेंटल राइट का, वो आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले वाले जो हमको लेक्चर में हमको पढ़ना है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो संपत्ति के अधिकार की जो कहानी थी वो क्या थी, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने आपको बोला, संपत्ति के अधिकार और उसके सामाजिक विकास की कहानी हम इस लेक्चर में देखेंगे। संपत्ति के अधिकार को हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि क्या है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कैसा आपको कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, या पीएससी सिविल सर्विस की देते हो तो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव देते हैं तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, क्या क्या कहानी है, कहाँ से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। पहले पुराना मेरे को थोड़ा सा ये बताइए आप कि ये बताइए कि हमने संपत्ति के अधिकार की बात की थी, संपत्ति के अधिकार की हमने बात की थी। ठीक है, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो हटाया कौन सा अमेंडमेंट से था? ना, वो याद है कि नहीं याद है आपको, कौन से अमेंडमेंट से हटाया था? तो वो हमने हटाया था, मतलब फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटाया था, जोड़ा कहीं और था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटाया था हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा है? 1978। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, और इसे हटा के कहा जोड़ा था हमने? 300A में। ठीक है, ये हमारी हमने अधिकार से संबंधित पढ़ी थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी अधिकार, जो सामाजिक विकास की कहानी क्या रही है वो चीजें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, है ना? जैसे आर्टिकल इसमें 31 जो है, अनुच्छेद 31 जो है, 31A, 31A है तो भाई मैंने आपको बोला था कैपिटल में जोड़ा जरूर होगा इसमें। तो 31A क्या कहता है? 31A ये कहता है कि संपदाओं आदि के अधिग्रहण का उपबंध, मतलब संपदाओं या आदि के अधिग्रहण, मतलब जो, जैसे इसकी समझे हम नॉर्मल भाषा में तो क्या है कि जैसे सरकार किसी की किसी जमींदारी, बड़ी संपत्ति, खदान या कंपनी के प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकती है। जैसे सरकार को किसी की प्रॉपर्टी लेनी हो, है ना, संपत्ति लेनी हो किसी भी कारणवश, कि उसको डेवलपमेंट करना है या कुछ भी करना है, तो अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन कुछ बातें भी होंगी कि ऐसे ही कैसे ले लोगे भाई, ऐसे ही कैसे ले लोगे, उसके लिए कुछ बात होंगी, शर्त भी होंगी, है ना? तो पहले हम संरक्षण देखते हैं क्या कहती है ये। तो यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो कोई भी व्यक्ति यह कहकर अदालत नहीं जा सकता है। अभी हम कहानी देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, मैं अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हम कहानी देख रहे हैं क्या है। यदि सरकार ऐसा करती है तो कोई व्यक्ति यह कहकर अदालत नहीं जा सकता कि इसके अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, या अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार, याद करो 19(1)(f) की जी, 19(1)(f), है ना, उसकी बात करते हैं, तो उसका उल्लंघन हुआ है। ये वाली बात जो है सरकार को प्रोटेक्शन दे रही है। ये वाली बात सरकार अगर लेती है तो भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जाएगा कि यार मेरे जो आर्टिकल 14 का हनन हुआ है, और दूसरी बात मेरे आर्टिकल नंबर 19(1)(f) का हनन हुआ है, तो आप ऐसे करके जा नहीं सकते। शर्त क्या है? यदि राज्य मतलब कंट्री, सरकार किसी व्यक्ति की निजी जमीन लेती है तो उसको अपनी खेती के लिए तय सीमा के अंदर सरकार को पूरा मुआवजा देना होगा। देखो मैंने आपको बोला ना कि भाई कुछ ना कुछ शर्त तो होगी, कि है भाई थोड़ी ले लेंगे। सरकार अगर लेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी। भाई अगर सरकार ने किसी की जमीन ली तो क्या होगा कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसके एवज में क्या करना पड़ेगा, उसको उतनी ही मुआवजा या पूरी जमीन देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? अब इसमें अमेंडमेंट क्या किया है, इसे क्या क्या मतलब कहानी क्या थी, कब जोड़ा गया? ध्यान रखना, ये जो बात बोल रहा हूं 31A, ये जोड़ा था। ये कब जोड़ा था? क्योंकि देखो संपत्ति के अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो 9वीं अनुसूची की बात आती है ना? भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो 9वीं अनुसूची की बात आती है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। देश आजाद, सॉरी, देश आजाद के बाद संविधान लागू हुआ 1950 को, और पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची आ गई थी, 9 शेड्यूल आ गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई,
और उसके तहत, है ना, और उसमें बाद में ये वाली चीज संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बाद में इसमें भी और भी संशोधन किए गए होंगे, हम देखेंगे बाद में और भी संशोधन किए। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं आर्टिकल 31A क्या कहता है, तो आप बोलोगे कि आर्टिकल 31A कहता था कि भाई सरकार किसी की जमीन जो है ऑक्युपाइड कर सकती है, बस शर्तें क्या है कि वो उसको सरकार उसको उतना मुआवजा दे। और साथ ही साथ ये भी है कि सरकार अगर ऐसा करेगी तो कोई व्यक्ति उसमें क्या करता है कि उसके खिलाफ जा नहीं सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई आर्टिकल हमारे 14 का हनन हुआ है, हमारे आर्टिकल 19 में जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ था उसका हमारा हनन हुआ है, इसको लेके नहीं जा सकते। ये वाली कहानी थी। कब की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। ये सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में ये चीजें डाल दी कि पहला संविधान संशोधन किया और ये वाली बात डाल दी कि भैया ऐसे ऐसे हम जमीन आपकी ले सकते हैं क्योंकि हमको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अब लोग मान लो कई ऐसे हो कि भाई जिनको जमीन नहीं बेचनी, है ना, नहीं बेचनी, हमारे को नहीं बेचनी, तो क्या करा जाएगा, है ना, क्योंकि चूंकि ये फंडामेंटल राइट है तो इसके लिए कहां जा सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट खुला है, गेट जा सकते थे। ठीक है, अभी तो ये उसमें ही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद, पहले समझते चलो फिर देखेंगे कि कैसे हटा, ये क्या कानून, क्या रहा क्या नहीं हुआ, सारी बातें समझेंगे। अनुच्छेद 31B क्या कहती है? अनुच्छेद 31B कहता है कि नौवीं अनुसूची मतलब 9th शेड्यूल के अधिनियमों का विधि मान्यकरण मतलब वैलिडेशन क्या है। तो मुख्य बात क्या है इसमें, संविधान की 9वीं अनुसूची में डाली गई किसी भी कानून की समीक्षा अदालत नहीं कर सकती। देखो वो वाली बात अलग थी, उसमें लिखा था 19(1)A में क्या लिखा था कि अगर आपकी जमीन, किसी की जमीन अगर सरकार लेती है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। और यहां पर क्या लिखा है कि 9वीं अनुसूची में डाली गई किसी भी कानून की, अगर उसमें और भी कुछ कानून डाला है तो उसकी जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट नहीं कर सकती। ये वाली बात इसमें कही थी। ठीक है, फिर आता है 9वीं संसद संरक्षण क्या बोल रहा है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून इस आधार पर कभी रद्द नहीं किए जा सकते कि वो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। 9वीं अनुसूची में अगर मान लो सरकार ने कुछ कानून बना के डाल दिया कि भाई उन्होंने कोई कानून बनाया और 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया, तो इस आधार पे उसके खिलाफ नहीं जा सकते कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी की जमीन ली, है ना, और उससे ने बिल बनाया कि भूमि अधिग्रहण का बिल बनाया कि भाई लैंड हम ले सकते हैं, है ना, तो उसके खिलाफ आप ये नहीं जा सकते कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें 19(1)A में पहली बात क्लियर कर दी है। और 19(1)2 19(1)B क्या 31A में ये वाली बात कह दी है। और 31B में क्या कह दिया है कि 9वीं अनुसूची जो है में डाली गई कोई भी कानून जो है वो क्या होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, और मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं। लेकिन इसमें बदलाव किए गए, ऐसे तो भाई लोगों की जमीन चली जाएंगी, है ना, सरकार कितना मुआवजा देगी कितना नहीं देगी वो वाली बात है। केशवानंद भारती मामला एक आता है, 9वीं अनुसूची, देखो वो भूमि अधिग्रहण वाली बात ठीक थी कि अगर वो ले रही है तो, लेकिन जब बात आई कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर सकते तो फिर कोर्ट को लगा यार ये क्या बात हो गई। तो फिर केशवानंद भारती केस आता है 1973, उसमें बदलाव किए गए। उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 24 अप्रैल 1993 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यदि वे मूल ढांचे को तोड़ते हैं तो अदालत उन्हें रद्द कर सकती है। जैसे मान लो सरकार ने कुछ ऐसी चीज बना दी, कानून बना दिया कि जो लग रहा है कि यार बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है कि भाई जो संविधान, संवैधानिक सभा ने जो बनाया था, मतलब जो संविधान का मूल है, एकदम आत्मा है, स्ट्रक्चर बेस है, बेस जिसके बेस पे संविधान बना है, अगर उसको, उसके खिलाफ अगर कुछ चीज जा रही है तो वो तो गलत है ना, क्योंकि ये तो संविधान निर्माताओं ने बनाया है, इनको कहां से लाओगे आप। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर उसको कोई चीज हम करती है तो भाई ध्यान रखना अदालत उसको रद्द कर सकती है। जैसे एक अगर हम बात करें, आपने NJAC सुना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, गवर्नमेंट लेके आई थी अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन क्या हुआ कि इसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। भाई बोला नहीं ये जो है ये इस पे लागू नहीं था, ये असंवैधानिक है। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लो कि भाई कल को अगर गवर्नमेंट लेके आ गए कि समानता के अधिकार, स्वतंत्रता को लेके आ जाए कि स्वतंत्रता जो है, मान लो कल को ऐसा आ जाए कि स्वतंत्रता अभी आपातकाल नहीं, बिना आपातकाल के जो है
लगा दिया जाएगा, बिना आपातकाल आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, आप ये इससे बात नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, आपका अगर ये कर दिया जाए, विदाउट इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है देश में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इस विधि को क्या करेगी, अमान्य घोषित कर सकती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म पहुंचा रहा है तो, ठीक है भाई, वो रद्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बदलाव केशव भारती के बाद उन्होंने कहा कि देखो 1973 तक तो आपने जो किया, आपने वो अगड़म मगड़म, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 1973 के बाद अगर आपने कोई भी ऐसी चीज डाली जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रही है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रद्द कर सकते हैं, ध्यान रखना है ना, इसे भी पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट, अनुच्छेद 31 का 31 सी क्या बोल रहा है? कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले कानूनों का संरक्षण। नीति निर्देशक तत्व है कहाँ? भाई कहाँ है नीति निर्देशक? ये भी जान ले जरा, नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? ठीक, डीपीएसपी है कहाँ? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ है ना, ये भैया है कहाँ? छोटा सा एक बता देता हूं मैं आपको, ये है पार्ट 4 में, है ना, भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में। क्या ये न्याय संगत है? नहीं, ये न्याय संगत अगर मैं बात करूं, ये चैलेंजेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है, ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, और ये कहां? भाग 4 में है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? तो 36 से लेके 51 तक, है ना। और हमारा फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक था? फंडामेंटल राइट का जो पार्ट 3 था, अगर मैं बात करूं पार्ट 3 कहां से कहां तक था, तो पार्ट 3 जो है वो कहां से कहां तक था, नहीं है अभी भी, कहां है ना, ऐसा नहीं हो गया, खत्म हो गया, 12 से लेके 35 तक है ना। ठीक, भाग, देखो भाग का रिवीजन भी करा दे रहा हूं मैं आपको साथ साथ। भाग 1 की बात करें तो भाग 1, भाग 2 की बात करें भाग 2, ठीक है, नागरिकता से क्वेश्चन बनता, ध्यान रखना, भाग 2 की बात करते हैं, ठीक है, और संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, भाग 1 की बात करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, ये नागरिकता वाला भाग 2 में है, और पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, निजस्व तत्व जो है आपका पार्ट 4 में है। तो वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे, क्या बोल रहा है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए कानून का संरक्षण। भाई नीति तत्वों को लागू करना है, न्याय संगत तो नहीं है, मतलब उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन उसको लागू तो करना है, क्योंकि नीति निषेध तत्व बनाए क्यों गए? बनाए इसलिए गए क्योंकि वो राज्य के कल्याणकारी, मतलब लोगों का वेलफेयर हो सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है, एमपीपीएससी पूछ चुका है, कई बार पूछ सकता है चुका है कि भाई नीति तत्व का उद्देश्य क्या है? तो को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना। पूछ चुका है नीति निषेध तत्व कौन से पार्ट में है, तो बोलोगे भाग 4 में। पूछ चुका है कि नीति निषेध कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, बोलोगे 36 से लेके 51 तक है, ठीक है। क्लियर? क्या ये न्यायसंगत, क्या ये कोर्ट में चैलेंजेबल है? तो बोलोगे नहीं है, कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट है। ठीक, अब बात करते हैं मुख्य बात, यदि संसद या राज्य विधानसभा 39 बी और 39 बी और सी, है ना, 39 बी और सी को लागू करने के लिए कानून बनाती है ना, धन और संशोधन के केंद्रीकरण को रोकने और सबके हित में इस्तेमाल करने के लिए। देखो सबके हित में इस्तेमाल करने के लिए बात कर रहा है, कोई कानून बनाएगी, मान लो पार्लियामेंट ने और राज्य विधानसभा ने 39 बी और 39 सी को लेके कुछ कानून बनाया, आर्टिकल 31 नहीं बोल रहा हूं मैं, 31 नहीं बोल रहा हूं भैया, नहीं तो तुम लोग उस पर रिलेट कर लो, ध्यान रखना, मैं 39 बी और सी की बात कर रहा हूं, 31 ए और 31 बी 31 सी की बात नहीं कर रहा हूं। बात आ रही है 31 सी में, क्या कहा है? 31 सी में कहा है कि नीति निर्देशक तत्व 39 बी, कौन से आर्टिकल? 39 बी और सी, है ना, को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारों को छीन रही है। सीधी सी बात, ठीक है, सीधी सी बात क्या बोली है, याद रखना, क्या बोली है सीधी सी बात, कि आर्टिकल अगर आर्टिकल
सॉरी 39 बी और सी को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए मतलब उनको लागू करने के लिए, उन्होंने जो भी बातें कही हैं उसको लागू करने के लिए संसद और राज्य विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, विधानमंडल की बात कर रहा हूं, राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाती है, अगर कोई कानून बनाती है तो उसे आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद, अरे, अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, देखो उल्लंघन 14 है ना, ये देखो 14 और 19, सॉरी 14 और 19, 14 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक, आगे बात समझ में, ये रहेगा, है ना। और ये सारी बातें किसमें कही हैं, ये सारी बातें किसमें कही हैं, ये सारी बातें कही हैं, ये सारी बातें किसमें कही हैं, ये सारी बातें कही हैं किसमें, ये सारी बातें कही हैं आपके अनुच्छेद 31 सी में। क्लियर, आप तो आबा सादा नहीं, आप तो सिंपल एबीसी करा करो, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज होता है क ख ग व में, आप तो एबीसीडी करा करो। ठीक है, तो 31 सी, देखो एग्जाम निकालना है ना, तो क्या होना है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि आपको एक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों का अगर देख रहे हो कि भाई इसको इंग्लिश में थोड़ा सा हमने ट्रांसलेट किया, पता कर लिया, क्योंकि मान लो कभी आप कंफ्यूज हो गए आ बा सा का ख ग, क्योंकि वो हिंदी की जनरली लोगों को अल्फाबेट याद होंगे, बट अगर अनाराम बोल दे याद नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। क्लियर है, तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये बातें आर्टिकल 31 सी में गवर्नमेंट ने मतलब उसमें उसमें कही है। क्लियर, ये बातें कही है। मूल स्थिति क्या है, इसमें कहा गया, मूलतः इसमें कहा गया था कि इसके तहत कोई कानून न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, केस में फिर वही बात आ गई, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, भाई हमने कोई कानून बना दिया 39 बी और 39 सी के तहत अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया, 39 बी और सी को प्रभावी करने के लिए कोई कानून बना दिया आर्टिकल 31 सी का सहारा लेकर, ठीक है बना दिया, तो उसको कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकता। नहीं भाई बना दिया, क्योंकि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते कि हमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, हमारा कैसा कानून है। तो ये केशव भारती ने कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू करने की पावर तो है हमारे पास में, क्यों, क्योंकि मान लो अगर कुछ ऐसा कानून बना दिए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म हो रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान ध्यान रखिएगा। वो 31 सी कब जोड़ा है, 31 सी जोड़ा था 25वें संविधान संशोधन, अरे चालू हो जा, कौन सा 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये जोड़ा गया। क्लियर, ठीक, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। एक बार देखें सारी बातें एक साथ, देखो अनुच्छेद 31 1 में क्या बोला था कि भाई जमीन वगैरह ले सकती है गवर्नमेंट, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई व्यक्ति ये कहकर कोर्ट नहीं जाएगा कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, 31 कब जोड़ा, पहले संविधान संशोधन जोड़ा, 9वीं अनुसूची आई थी उसके तहत डाल दिया गया है ना, जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक, जमीन लेती है लेकिन सरकार को देना पड़ेगा पैसा मुआवजा के रूप में। ठीक, फिर उसके बाद में 31 बी क्या कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में जो भी चीजें डालेंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता कोई भी। 13 बी में कह दिया कि जुडिशियल, हम 9वीं अनुसूची में अगर कुछ विधि बना के डाल दे, कुछ लॉ बना के डाल दे, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बदलाव किए 1973 में, एक 24 अप्रैल 1973 को एक
डिसीजन आता है केशवन भारती बनाम केरल स्टेट का मामला, सॉरी केशवन भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला एक आता है, केरल स्टेट से रिलेटेड था ये। तो ध्यान रखिएगा केशवन भारती मामले में क्या कहा गया, मैंने आपको बताया भी, तो सबसे बड़ा फैसला ये 13 जजों की पैनल बैठी थी इसमें। ठीक है, तो 1973 के बाद जो भी इसमें अमेंडमेंट होंगे, 1973 के बाद जो भी इसमें आप डालोगे, वो सारी चीजें अगर कुछ डाल रहे हो तो वो क्या होगी, गड़म बगड़म कुछ भी डालोगे तो सारा क्या है, वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, शामिल होगा। कहने दर से कुछ नहीं होगा कि कर दिया, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट अगर हुआ तो जुडिशियल रिव्यू उसका होगा ही होगा। क्लियर है? ठीक, आगे 31C क्या बोला मैंने, 31C बोला कि डीपीएसपी के दो आर्टिकल कौन से, 39A, सॉरी 39B और 39C को अगर प्रभावी बनाने के लिए सरकार, अगर सरकार मतलब संसद, राज्य विधानमंडल, अगर कोई कानून बनाती है तो उस पर आप ये बात नहीं ब्लेम कर सकते, इस बात पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि भाई 14 और 19 का उल्लंघन किया हमने। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हम बोल रहे हैं कि भाई डीपीएसपी में कहा है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, हम उसके लिए कानून बना रहे हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि आर्टिकल 14 और 19 का उन्होंने हमारा उल्लंघन कर दिया, समानता के अधिकार का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन फिर इसको वापस से केशवन भारती में कहा कि अगर कोई उसमें समीक्षा, मूलतः कहा गया कि इसके तहत बने न्यायिक समीक्षा नहीं हुई, लेकिन केशवन भारती मामले में क्या कहा कि न्यायिक समीक्षा को फिर से बहाल कर दिया कि नहीं भाई, न्यायिक समीक्षा कर सकते हो अगर बेसिक स्ट्रक्चर में है। वो 31C को कब जोड़ा गया था, 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में। क्लियर है? आगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। संविधान की 9वीं अनुसूची, है ना, का संबंध मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से है? संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से है? तो कौन सा अनुच्छेद है भैया? आर्टिकल 1A, सॉरी 31A, आर्टिकल 32 1B, सॉरी बट 30 क्या बोल रहा हूं मैं, 31A, 31B, 31C और 300A। क्या कहा है बताओ, बताइए बताइए बताइए, कौन सा भी पढ़ाया मैंने आपको? 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है, मुख्य रूप से है 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है, में इससे संबंधित है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 31B, है ना। आप बोलेंगे कहीं कि वो जोड़ा गया है, भाई उसकी बात अलग कही गई थी, उसमें कहा था कि अगर ले लेंगे तो वो आप उसमें ये अवैध नहीं कर सकते कि हम जमीन ऑक्युपाइड कर रहे हैं, है ना, तो ले सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ये वाली बात है, कोर्ट में नहीं जा सकते उसको लेके। ठीक है, 31B में जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम जो इसमें ये वाला मामला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 31A, 31A और 31B किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 31A, 31A, 31B, अभी बताया था, कौन सा? ये वाला, पहला। ठीक है, पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या था भाई, कई बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन करेंगे। क्या कहा था? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कहा गया? संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ जोड़ा गया? एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, और 300A में इसको फिक्स कर दिया गया। ठीक है, ठीक, ठीक। मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। ठीक है, पीएम थे उस समय। ठीक, क्लियर। 40 सेकंड के समय बताया था मैंने, 40 सेकंड के समय इंदिरा गांधी मैडम थी, है ना। इसको 42nd अमेंडमेंट को ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं लघु संविधान। क्यों बोलते हैं, जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, ओके। किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या मिनर्वा मिल्स का मामला है? क्या गोलकनाथ वाला मामला है? क्या मेनका गांधी वाला मामला है? क्या केशवन भारती मामला है? तो भाई 24 अप्रैल 1973 तो हो जाएगा केशवानंद भारती मामला, और है ना, ये वाला केस का था, ध्यान रखना। ठीक है, ओके बबुआ लोग, अगला क्वेश्चन।
मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने 42 संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाए गए अनुच्छेद 31(1) के दायरे को असंवैधानिक घोषित कर दिया। वर्तमान स्थिति के अनुसार केवल 39 बी और सी को लागू करने के लिए बनाए गए कानून ही अनुच्छेद 14-19 में प्राथमिकता पाते हैं। दोनों ही सही है। सो कर दिया था, लेकिन ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 31(1)(a) के तहत राज्य द्वारा कृषि भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? पूरी तरह से पढ़ो भाई, पूरी तरह से सत्य है, कौन सा है? एक सेकेंड। है ना, राज्य बिना कोई मुआवजा दिए किसी भी सीमा तक कृषि भूमि ले सकता है। यदि भूमि वैधानिक सीमा के भीतर है और व्यक्ति स्वयं खेती करता है तो राज्य को बाजार दर मतलब मार्केट रेट पर मुआवजा देना अनिवार्य है। कृषि भूमि के अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती, किसी भी आधार, देखो ध्यान रखो, पढ़ो, ये वर्ड नहीं आएगा। चलो, इस अनुच्छेद के तहत केवल विदेशी नागरिकों का जमीन अधिग्रहण किया जा सकता है। विदेशी नागरिकों का करेंगे, भारतीयों का नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है? ठीक है, बताओ भाई, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, बताइए। देखो, ये तो बी ऑप्शन तो दिख ही रहा है यार कि इसका सही है आंसर। बाजार दर पर मुआवजा देना अनिवार्य है, भाई ये कृषि भूमि की बात कर रहे हैं, बी है ना। बिना मुआवजा दिए कैसे हो जाएगा? विदेशियों के लिए केवल कैसे हो जाएगा? किसी भी आधार पर थोड़ी हो जाएगा, कुछ आधार तो होना चाहिए। तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं कि जो अभी तक एग्जाम में और बने हुए हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि जो बने हुए हैं कैसे हैं, जैसे हम बात करें, मैंने आपसे बोला था अभी कि 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल पे जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है कि 9th शेड्यूल जो है वो कौन सी मतलब 9th शेड्यूल कौन से संविधान संशोधन, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ये वाला आया। ये क्वेश्चन ये बना हुआ है। फिर ये वाला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड मैंने यूपीएससी पूछ चुका है एक बार प्रीलिम्स में सिविल सर्विस के, कि 9 शेड्यूल जब बना तो उस समय पीएम कौन थे, तो वो थी इंदिरा गांधी की जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, एक बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन 42nd के समय कौन पीएम थे, इंदिरा गांधी थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, इंदिरा गांधी थे। 44 को तो बता ही दिया मैंने, कई बार बता दिया आपको, है ना। ठीक, उसके अलावा क्वेश्चन बन चुका है आपका 31A एंड 31B, जो है वो जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन, नाइन्थ नाइन्थ शेड्यूल थोड़ी ही जोड़ी, ये क्या नाम है, ये जोड़ा है आपका, ये वाला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा। ठीक है, 31C जो जोड़ा है 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 से, ये जोड़ा है। ठीक है, चलो मैं आपको एक देता हूँ थोड़ा सा बताना, ये 1971 के समय पीएम कौन थे, उस समय पीएम कौन थे? ठीक है, पीएम कौन थे उस समय, बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कौन पीएम थे? ठीक, इसके बाद और क्या बना? हाँ, जो मेरे बने थे उन्होंने बता दिया आपको, संपत्ति के अधिकार संबंधी क्वेश्चन वगैरह सारे आपके ये वाले हो गए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, जो मैंने समझाया है पूरा, हाँ, आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, है ना। तो कोई डाउट वगैरह तो नहीं होगा जो मैं समझाया आपको? अगर हो तो कमेंट में बताइएगा, अगर हो तो। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको कवर करके समझ लेंगे, अगर कोई आपको लग रहा है डाउट वगैरह तो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़िया मस्त रहिए, है ना, रिवीजन करते रहिए अपना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिलता रहे कि हम आगे और भी बनाते रहें। ठीक है,
और पढ़ते रहिए। मेन चीज हमारा ये पर्पस है कि आप पढ़ते रहिए, आप इस चीज को आपको मिल रहा है कंटेंट, तो आप पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। ठीक, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।